क्लास 10th के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद टॉपिक के अंतर्गत हम लोग आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है 1815 ईस्वी के बाद एक नया राष्ट्र, रूढ़िवाद। हम लोग पहले रूढ़िवाद को जान लें। रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद एक ऐसी विचारधारा है जो नई बातों को स्वीकार नहीं करता है, यानी कि परंपरागत नियम, रीति रिवाज, कानून व्यवस्था के आधार पर ही यह व्यवस्था संचालित होता है। और 1815 ईस्वी का जो वर्ष था, यूरोप में एक बदलाव का वर्ष था। हुआ ये था कि 1815 ईस्वी में जितने भी रूढ़िवादी देश थे या रूढ़िवादी देश नियमों का पालन करने वाले देश थे, उन सभी लोगों ने अपना एक संगठन बनाया। और संगठन जिसमें कि ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशा जैसे देश थे, सभी देशों ने मिलकर के नेपोलियन को पराजित कर दिया। तो ये जो रूढ़िवादी देश थे या रूढ़िवादी मान्यता वाले लोग थे, उनका ये मानना था कि परंपरागत व्यवस्था जैसे कि राजतंत्र सिस्टम व्यवस्था, चर्च की सत्ता, समाज में विशेषाधिकार या ऊंच नीच, संपत्ति इत्यादि व्यवस्था को बना करके रखना चाहिए। तो वो इस पुरानी व्यवस्था पर आधारित शासन व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे। हाँ, ये बात अलग थी कि वो 1789 से पहले के दौर में जाना नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि समय के साथ इसमें मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण होना अनिवार्य है, जिसके द्वारा वो अपने आप को शक्तिशाली कर सकते थे। तो 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में सभी रूढ़िवादी देशों, जिसमें ब्रिटेन, रूस, प्रशा इत्यादि शामिल थे, इन लोगों ने मिल करके नेपोलियन को पराजित किया और पराजित करके उसकी हत्या कर दी। अब इसके बाद फ्रांस में को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि ये मानते थे कि फ्रांस अभी भी शक्तिशाली है और फ्रांस को कमज़ोर करना ज़रूरी है, तो नेपोलियन को पराजित करने वाले देश रूस की राजनीतिक व्यवस्था तय करने के लिए 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एकत्रित हुए और यहाँ पर जो है वियना संधि हुई 1815 ईस्वी में। ये जो सम्मेलन हुआ था वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता जो ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने किया था। आपको बता दें, जिस तरीके से हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार से ऑस्ट्रिया के पीएम को यानी प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता है। और ये जो वियना संधि 1815 ईस्वी में हुई, इसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि नेपोलियन के द्वारा जो भी व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था को समाप्त करना। यानी कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन के राजा बनने के बाद से लेकर के 1815 ईस्वी तक यूरोप में राजनीतिक सामाजिक स्तर पर जो भी बदलाव हुआ है उस बदलाव को समाप्त करना। तो इसको समाप्ति करने की दिशा में जो पहला कदम उठाया गया वह ये था कि रूस में फिर से राजतंत्र की व्यवस्था के तहत बुर्बो वंश को फिर से लागू किया। आपको ध्यान में होगा 1789 ईस्वी की क्रांति के समय जो फ्रांस का शासक था लुई 16 यानी लुई 16वां, जो कि बुर्बो राजवंश से संबंधित था, उस राजवंश को फिर से सत्ता में लाया गया। इसके साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा गया कि फ्रांस फिर से शक्तिशाली नहीं हो, इसीलिए फ्रांस के सीमाओं पर चारों तरफ जो है शक्तिशाली देशों का निर्माण किया गया, जैसे कि उत्तर में नीदरलैंड और बेल्जियम को मिलाकर के एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया गया। दक्षिण में पीडमॉन्ट, जो कि वर्तमान समय में इटली के नाम से जाना जाता है, तो पीडमॉन्ट में जेनेवा को जोड़ दिया गया। इसी तरीके से फ्रांस के पश्चिम में प्रशा को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ नए प्रदेश दिए गए। तो ये सारी व्यवस्थाएं चारों तरफ से बदलाव किया गया। तो बदलाव उद्देश्य क्या था कि नेपोलियन के साम्राज्य की सीमा या फिर फ्रांस के साम्राज्य की सीमा 1789 वाली स्थिति में पहुंच जाए और क्रांति के सिद्धांतों का प्रसार अन्य देशों में नहीं हो सके। लेकिन एक बदलाव जो कि नेपोलियन ने किया था, उस बदलाव को इन लोगों ने लागू रखा। वह था 39 राज्यों का एक जर्मन संघ बनाया, यानी जर्मन भाषा बोलने वाले 39 राज्यों का एक संगठन बनाया गया था। तो इसको बना करके रखा गया। यही एकमात्र था बदलाव था जो कि वियना कांग्रेस के द्वारा उसको स्वीकार किया गया। आगे हम लोग देखते हैं
कि 1815 ईस्वी में शासन व्यवस्था स्थापित हुई। फ्रांस की नेपोलियन समाप्त हो गया, रूढ़िवादी देश थे और उन लोगों की सीधी सी बात थी, रूढ़िवादी शासन व्यवस्था पूरे तरीके से निरंकुश होती है। निरंकुश मतलब क्या? जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी अंकुश नहीं हो। ऐसी व्यवस्थाएं जो होती हैं, अपनी आलोचना या फिर अपने के द्वारा जो आदेश जारी किया गया, कोई उसे मानने से इनकार कर दे, वो इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में इन निरंकुश शासकों ने, रूढ़िवादी व्यवस्था ने प्रत्येक उस विरोध को समाप्त करना चाहा जो कि रूढ़िवादी व्यवस्था का विरोध करना चाहती थी। और इसके लिए जो कानून बनाया गया वह कानून था सेंसरशिप। सेंसरशिप का हम लोग सामान्य सा मतलब निकालते हैं, प्रेस या प्रिंट मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगा देना। राजा के खिलाफ आवाज उठाने वाले समाचार पत्र, किताबें, पत्रिकाएं, नाटक या कोई ऐसे विचार, भाषण, सभी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि ऐसे सिद्धांत जो कि स्वतंत्रता, समानता और की बातों को प्रश्रय देते थे, उसको महत्वपूर्ण मानते थे, ऐसे सभी विचारों पर सेंसरशिप के माध्यम से प्रतिबंध लगा दिया गया। ये एक आपका प्रश्न बन सकता है, सेंसरशिप का मतलब क्या है? तो सेंसरशिप का मतलब है प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगाना, लोगों के अभिव्यक्ति के अधिकार को इसके तहत प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो ये 1815 ईस्वी के रूढ़िवादी व्यवस्था के तहत बदलाव लाया गया। अब इस टॉपिक से जो प्रश्न आपका बन सकता है कि वियना कांग्रेस के द्वारा या वियना की संधि के द्वारा यूरोप की राजनीति में किस प्रकार का बदलाव लाया गया? फिर से प्रश्न ध्यान देंगे, वियना की संधि के द्वारा यूरोप की राजनीति में किस प्रकार का बदलाव लाया गया? शेष हम लोग अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे।